नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। 1960 में एक फिल्म आई थी दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म में राजकुमार और मीना कुमारी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में राजकुमार साहब मीना कुमारी से मोहब्बत करते हैं, पर किसी के एहसान तले दबे होने की वजह से उनकी शादी की बात किसी और के साथ चलती है। बस इतनी सी बात के लिए फिल्म का नाम दिल अपना और प्रीत पराई रख दी गई। बिहार कांग्रेस के हालात की अगर तुलना करें तो कांग्रेस के लिए दिल भी पराया है और प्रीत भी पराई हो चुकी है। राजकुमार और मीना कुमारी की तरह ही कांग्रेस नेतृत्व का प्रेम नीतीश कुमार के लिए आजकल स्वाभाविक है। पर जैसे फिल्म में राजकुमार की मां कुछ पुराने मदद के बदले राजकुमार की शादी नादिरा से कराना चाहती हैं, उसी तरह कांग्रेस का एक धड़ा बयानों के आधार पर लालू के एहसान का बदला चुकाने को हमेशा तैयार दिखता है। वैसे फिल्म जब आई थी उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी ऐसा लगता नहीं था। पर इस फिल्म के 55 साल बाद इसका राजनीतिक संस्करण कांग्रेस के लिए कई सवाल पैदा कर रहा है। बिहार में कांग्रेस की हालत यह है कि दूसरे दल से आने वाले नेता मैगी की तरह 2 मिनट में उम्मीदवार बना दिए जा रहे हैं। तथ्य ये भी बताते हैं कि अभी होने वाले एमएलसी चुनाव से लेकर पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव तक हर जगह कांग्रेस के साथ विदेशी निवेश की तरह दूसरे दल के उम्मीदवार खड़े नजर आए। ये उम्मीदवार कांग्रेस के लिए विदेशी निवेश की तरह इसलिए थे क्योंकि इनके आने के बाद फायदे को लेकर लगातार विवाद रहा और हंगामों के बीच कांग्रेस का हश्र क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। तथ्य ये भी बताते हैं कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी का प्रभाव भी देखने को मिला। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी लालू यादव के साथ भले ही एक मंच पर इस वजह से साथ नहीं आए हो कि दागी के साथ मंच साझा करने में नुकसान है, पर एक दागी के विचारों के दाग कौन से डिटर्जेंट से धुल गए ये समझना मुश्किल है। बिहार कांग्रेस के नेताओं का बयान देखेंगे तो सारा विश्लेषण प्रेमचंद मिश्रा और अशोक चौधरी के बयान की पहेली में उलझ जाता है। कांग्रेसी नेता कुछ दिन पहले घूम घूम कर लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे थे और जिनकी जीवन यात्रा कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए निकल गई, उन्हें अचानक रात का मुसाफिर बना दिया गया। तो कांग्रेस की इसी स्थिति का आज करेंगे डीएनए टेस्ट। तो डीएनए में हम आज आपको कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो कांग्रेस की समस्या की वास्तविक वजह बताते हैं। और कुछ ऐसी बातें भी हैं कि राहुल गांधी थाईलैंड तो क्या पूरी दुनिया का भ्रमण कर लें तो भी उन्हें ऐसे हालात जीत नहीं दिला सकते। दूसरे दल के नेताओं को कांग्रेस में तुरंत मौका मिलता है। इस बात का विरोध कांग्रेस के अंदर से भी होता रहा है। हम आपको पहले 2 बयान सुनाना चाहेंगे। पहला बयान कांग्रेस नेता अशोक चौधरी का है। उनसे सवाल था कि दूसरे दलों से आने वालों को आप मौका क्यों दे देते हैं, वो भी वैसे दल जिनके साथ आप ऑलरेडी मिले हुए हैं। तो क्या जवाब था। साथ ही आपको कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का बयान सुनाएंगे जो कांग्रेस के अंदर की समस्या की ओर इशारा करते हैं। पहले 2 बयान। बीजेपी कर सकती है, आरजेडी कर सकती है और जेडीयू कर सकती है। इसी में आपाधापी है तो कांग्रेस क्यों पीछे रहे। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को बुलाकर कांग्रेस उम्मीदवार बनाया। गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है तो हमने बताया कि कार्यकर्ताओं को एक आशंका है कि कांग्रेस को लड़ने के लिए बहुत कम सीटें मिलेंगी, तो वो मेरे ख्याल से पार्टी के सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हम गठबंधन में जा ही रहे हैं तो कम से कम हर पार्लियामेंट्री सेगमेंट और हर जिला में कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े, यह तो सुनिश्चित होना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, पार्टी के टिकट पे कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ें। पार्टी के अंदर एक धारणा बन गई है कि कई बाहर से लोग आते हैं और कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ जाते हैं। दिलीप चौधरी साहब एमएलसी हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। उनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। उनके अलावा संजय सिन्हा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2 लोग हैं, आराम से दोनों की बात समझेंगे और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस में हो क्या रहा है। दोनों लोगों को स्क्रीन पर अगर हम ला पाएं तो शुरू करेंगे हम दिलीप चौधरी साहब के साथ। दिलीप चौधरी साहब, क्या आप भी प्रेमचंद मिश्रा के बयान से सहमत हैं कि पार्टी के लोगों को यह आशंका है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको मौका दिया जाता है या दिया जाएगा? प्रेमचंद जी की ये राय हो सकती है। बाहर से कोई व्यक्ति आए और लड़ जाए ऐसी बात नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि अभी भी जो राजेश राम जी या इजराइल राइन जी ये दोनों कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही लोग रहे। तो सवाल नहीं, पर एक चीज बताइए। अभी उनके बड़े भाई पूर्णमासी राम जी ने कांग्रेस से ही पार्लियामेंट में चुनाव लड़ा था जी। तो राजेश राम जी पूर्व से भी पूर्णमासी राम जी पहले भी कांग्रेस में थे, पूर्व में भी, और राजेश राम जी का भी माइंड कांग्रेस के तरफ था। तो एक्चुअली वो लोग तो जीते थे निर्दलीय, किसी दल में नहीं थे वो लोग। क्या आप इस तर्क से खुद ही संतुष्ट हैं? एकदम ईमानदारी से दिलीप सर जवाब दीजिए। क्या ये जो कह रहे हैं कि ये पुराने कांग्रेस है, उस हिसाब से तो हम फिर जनसंघ और कांग्रेस के जमाने से तुलना करें तो हर आदमी कांग्रेस से निकल जाएगा। अभी जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में मैंने बताया है आपको कि इनका पृष्ठभूमि कांग्रेस का ही रहा है।
इसीलिए ये लोग कांग्रेस पुनः फिर ज्वाइन करके और लोकल बॉडी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, पर मेरा सवाल आपसे ये है कि रातों रात जो लोग कांग्रेस में आते हैं बाहर से, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है वो अलग बात है। आज की तारीख में सच्चाई ये थी दिलीप चौधरी साहब कि वो दूसरे दल में थे या नहीं थे? आपके हिसाब से थे? वो जब कांग्रेस में आते हैं, सपोर्ट में थे, वो जब कांग्रेस में आते हैं, ये तो और भी आश्चर्य है। ये तो और भी आश्चर्य है कि एक दल जो आपके सपोर्ट में पहले से है, उसके उम्मीदवार को आप तुरंत लेते हैं या उसके कैंडिडेट को आप तुरंत पार्टी में लाते हैं और उनको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। कांग्रेस अपने बूते कैसे खड़ी होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से अपने ही स्टैंड पे रहती है। नहीं, ये सही था ईमानदारी से, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस के आगे बढ़ने का है। जब कोई गठबंधन होता है, आपस में एडजस्टमेंट होता है, तो मैंने कहा कि उस एडजस्टमेंट के तहत वो लोग जरूर जनता दल यू में थे, लेकिन पृष्ठभूमि कांग्रेस का था, तो वह कि ये सीट मिलेगा, तो उन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं कांग्रेस में से चूँकि रहा हूँ और मैं कांग्रेस से लड़ना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, चलिए आला कमान ने निर्णय किया कि इन लोगों को ज्वाइन करवाइए और लड़वाइए। तो ये तो दिल्ली का फैसला है, यहाँ से क्या होगा इसका फैसला। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो कांग्रेसी नेता है वो कुछ नहीं कर पा रहे, फैसला दिल्ली से थोप दिया जा रहा है आपके ऊपर। इनडायरेक्टली तो आप यही कह रहे हैं दिलीप चौधरी साहब। थोपने का नहीं है, निर्णय वहाँ का निर्णय, वही निर्णय को आप थोपने कह सकते हैं ना, क्योंकि दिलीप चौधरी साहब तैयार नहीं है, कांग्रेसी तैयार नहीं है, प्रेमचंद मिश्रा तैयार नहीं है, और अचानक किसी को कैंडिडेट बना दिया जाता है। मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। मैं संजय सिन्हा साहब से पूछना चाहता हूं। संजय सिन्हा साहब, क्या आप रीड कर पा रहे हैं कि प्रेमचंद मिश्रा जो लगातार बयान दे रहे हैं, या कांग्रेस के अंदर ये समस्या है, क्या आप इसको रीड करते हैं कि बाहर से जो आ रहे हैं उनको किसी भी हालत में बना लिया जा रहा है अपना उम्मीदवार? कांग्रेस की वापसी मुश्किल होगी ऐसे में। देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी 1990 के बाद से कांग्रेस की ताकत बिहार में लगातार घटती जा रही है, और आज के समय तो वो एक बहुत गंभीर प्लेयर भी नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में। वो किसी का सहयोगी हो सकता है, अपने बलबूते उनका कोई ज़्यादा मतलब ताकत नहीं है यहाँ पर, तो ज़्यादा उसकी बिहार के राजनीति में ज़्यादा पूछ नहीं रह गई। 1990 से लगातार ये चलता आया, और आज तो स्थिति ये हो गई जिसका सही आप चित्रण कर रहे हैं कि पार्टी अपने मगर उम्मीदवार किराए के हैं। ये बिल्कुल सही है। वैसे तो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ऑल इंडिया पार्टी है, और ये जो यहाँ सहयोगी दल है, जनता दल यूनाइटेड हो चाहे राजद हो, ये सभी सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं, मगर बिहार में उनको मालूम है इनका बिल्कुल कुछ ज़्यादा ताकत नहीं है, तो वो इनके लिए एक एडिशनल बॉगी का काम करेगा। तो कुछ सीट तो दे देंगे, मगर अपने उम्मीदवार को, चूंकि सीट एडजस्टमेंट में ज़्यादा पार्टियां हैं, तो सब अपने अपने उम्मीदवार को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस का सहारा, जैसा कि आपने उदाहरण दिया, 2 लोग जो अभी कांग्रेस में आए, और देखने की बात यह है कि ये लोग सिटिंग एमएलसी थे दूसरे पार्टी के। ऐसा नहीं कि ये कुछ दिन, जैसा कि दिलीप चौधरी जी बता रहे हैं कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि के थे, अभी कुछ नहीं होते, अब वो संघर्ष करते, फिर वापस कांग्रेस में आकर के संघर्ष करके अपने जगह बनाते, तो वो कांग्रेस के जो पुराने नेता जिसकी बात ये कर रहे तब वो माने जाते। अभी तो है कि अब आज आपका टर्म खत्म हो रहा है, कल आपको एडजस्ट कर दिया गया, इस नहीं दूसरे पार्टी के नाम पर। तो पार्टी आप जो जिक्र कर रहे हैं संजय सिन्हा साहब, आपने कहा कि 1990 से लेकर आज तक स्थिति खराब हुई है। इनफैक्ट 1980 से लेकर 90 तक, वो पिछला 10 साल देखें, उसमें भी 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए इसी बिहार में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये कदम कांग्रेस के लिए आत्मघाती है आपके हिसाब से, या कम से कम ये ट्रेंड कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाएगा? देखिए, इसमें अब इतना बड़ी बात तो मैं नहीं कहूँ, मगर मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में इसमें कुछ बड़ा बोला नहीं है। आप एक पत्रकार हैं और एक सिंपल विश्लेषण है सर कि बाहर से विश्लेषण ये है, मुझको लगता है कि कांग्रेस और खासकर इसके केंद्रीय नेतृत्व ये मान चुकी है कि अपने बलबूते वो बिहार की राजनीति में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती है, उसको किसी न किसी के साथ सहयोग करना होगा। और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नाम पर कभी जनता दल यूनाइटेड, कभी राजद के नाम पर, आप देखेंगे 1990 से लगातार वो लालू प्रसाद यादव के साथ लगे रहे, इसके कारण उनको बहुत बदनामी भी हुई। जैसे लालू प्रसाद यादव का जो राजद का वो 15 साल था, जिसको जंगल राज के नाम से बोला जाता है, कांग्रेस पर भी उसका छींटा पड़ता है कि आप उसके साथ थे, उस जंगल राज में आप भी सहयोगी थे, आप भी। तो ये तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सहयोगी रही है, जिसकी वजह से उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और ये ट्रेंड यानी कांग्रेस जिस तरीके से 2 उम्मीदवारों को लेकर आई है, वो उसके लिए एक अच्छी पहल या अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे दिलीप चौधरी साहब से कि क्या ये ट्रेंड इसी बार चुनाव में है या इससे पहले भी कांग्रेस का इतिहास रहा है। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, कहीं मत जाइएगा।
तो आज हम बिहार कांग्रेस के हालात का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी दिलीप चौधरी साहब मौजूद हैं। संजय सिन्हा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ब्रेक से पहले दिलीप चौधरी साहब कह रहे थे कि ये जो दो नेता आए हैं, राजेश राम और इसराइल राइन इनका नाम है, जेडीयू में अभी शामिल हुए हैं और ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रहे हैं, इसलिए इन्हें मौका दिया गया। मेरा सवाल दिलीप चौधरी साहब से ये है कि पिछला जो उपचुनाव हुआ था बिहार में विधानसभा का, उसमें 2 कैंडिडेट थे आपके दिलीप चौधरी साहब, और ये दोनों कैंडिडेट आपकी पार्टी से नहीं बल्कि दूसरे दल से आए थे। उस विधानसभा चुनाव में यानी उपचुनाव में भी आपके जो 2 कैंडिडेट थे वो भी दूसरे दल से बोरो प्लेयर थे। उस समय भी आपने अगर स्थिति का आकलन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या आप सहमत है कि ये ट्रेंड है कांग्रेस में? नहीं, बोरो कौन थे हमारे उपचुनाव में? विधानसभा उपचुनाव में जो 2 सीटें आपको मिली थी जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि अजीत वो शर्मा जी एक थे भागलपुर से जी, वो कांग्रेस के सब दिन रहे, और यहाँ से नरकटियागंज से जी, वो भी हमारे कांग्रेस के थे। यदि बोरो रहते तो जनता दल यू से जो भाजपा की जो अभी उम्मीदवार हैं जी, सम सिन्हा करके लेडीज जो हैं, तो वो हमारी उम्मीदवार होती। लेकिन कांग्रेस ने वहाँ अपना उम्मीदवार दिया था, इसलिए बाई इलेक्शन में हमारे समझ से ये कहना ठीक नहीं है कि दूसरे के समर्थित उम्मीदवार नहीं थे। जी, आप ये कह रहे हैं कि उसमें दूसरे के समर्थित उम्मीदवार नहीं, वो प्योर कांग्रेस उसमें प्योर कांग्रेस का फैसला था। जी, एकदम। उसमें कहीं से लालू यादव का हाथ नहीं था। नहीं, लालू यादव जी का कांग्रेस में आप फिर से सोच कर इस बात का जवाब दीजिए दिलीप चौधरी साहब। मैं आपको एक मौका और देता हूं, आप फिर से सोच कर जवाब दीजिए। हम सोच के कह रहे हैं कि अजीत शर्मा जी जो हमारे अभी विधायक हैं भागलपुर से, वो पूर्णतः कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं, लोकसभा चुनाव पे आ जाते हैं। जी, लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिली, जी, जिन सीटों का बंटवारा हुआ, जी, उसके बाद आपके नेता प्रेमचंद मिश्रा साहब ने, अशोक चौधरी साहब ने कहा कि कुछ जगहों पर, और प्रेमचंद मिश्रा का खासतौर से बयान था, अशोक चौधरी तो बोल ही रहे थे, लालू के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, प्रेमचंद मिश्रा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समीकरण की वजह से हमें जीत मिल सकती थी वो समीकरण आरजेडी के साथ जाने की वजह से गड़बड़ा गया। क्या आप मानते हैं कि आरजेडी के प्रभाव तले आप आगे नहीं बढ़ पाए? और मैं एक एक करके आपसे हर सीट पे चर्चा करूंगा। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आरजेडी का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और आरजेडी कांग्रेस के बहुत भरोसेमंद समर्थक रहे हैं जी। इसीलिए यह कहना कि आरजेडी के कारण हो गया और इसके कारण, चुनाव हारने के बाद कई कारण लोग गिनाते हैं, परंतु कारण अपना ही रहता है। आप जैसा कोई सपोर्ट, मान लीजिए यदि आरजेडी के लोग सपोर्ट करते हैं तो वोट का कैलकुलेशन है, तो कांग्रेस को भी उतना वोट का कैलकुलेशन रखना चाहिए। जी, नहीं रखती है आपकी पार्टी? क्या आप मानते हैं कि नहीं रखती? आपकी पार्टी इन चीजों पर कैलकुलेट नहीं करती? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी दिलीप चौधरी साहब, कांग्रेसी, एक आम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उसके साथ समस्या ये है, वो समझ नहीं पा रहा है कि नेतृत्व क्या चाहता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे सहमत होंगे। क्या ये सच नहीं है कि संसदीय चुनाव के 1.5 महीने पहले जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसकी स्थिति में कांग्रेस के 4 विधायक होने के बावजूद लालू यादव ने सपोर्ट किया, अशोक चौधरी साहब को एमएलसी बनवा दिया। एमएलसी अशोक चौधरी को इसलिए बनवाया क्योंकि वो दावेदार हो सकते थे लोकसभा चुनाव में। क्या ये सच नहीं है? नहीं, वो दावेदार, वो तो हमारे समस्या नेतृत्व ने कह दिया था प्रदेश अध्यक्ष को कि आपको पार्लियामेंट चुनाव नहीं लड़ना है। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आरजेडी के समर्थन से आप चले गए और जिसका नतीजा ये हुआ कि सुधांशु शेखर जैसे लोगों को आरजेडी ने प्रत्याशी बना दिया, चौधरी विधान परिषद हो गए। देखिए, जब गठबंधन हम किसी से करते हैं तो आपने देखा होगा कि जदयू भाजपा का जब गठबंधन था तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो जदयू में भाजपा की तरफ से चले गए, पर एक बात, और जदयू से भाजपा में आ गए। अब आप अशोक चौधरी की तरह बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो हम क्यों मैं नहीं कर रहे हैं? आपको एक एग्जांपल साइट कर रहा हूं। ये चीजें, ये जो तथ्य हैं, ये आपको तकलीफ पहुंचा, मैं ईमानदारी से आपसे पूछता हूं। जी, एकदम ईमानदारी से। कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं आपको ये तथ्य तकलीफ पहुंचाते हैं दिलीप चौधरी साहब की आप सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं। एकदम आपको मैं एकदम सही कहता हूं, जब गठबंधन की जब कोई मैंने बात होगी तो एक दूसरे के जो अपना विचार होगा वो मिलके एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वो सही गठबंधन होता है। और यदि माने आप कुछ कीजिए वो कुछ करेंगे, फिर वो गठबंधन सही नहीं होगा। तो कैसे पार्टी आगे? गठबंधन की मजबूरी हमेशा रहेगी तो पार्टी कैसे आगे बढ़ी? मैं एक और तथ्य दिलीप चौधरी साहब के लिए रखता हूं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। तथ्य यह भी है कि पुलिस महानिदेशक थे आशीष रंजन सिन्हा साहब, आरजेडी के सक्रिय सदस्य थे। जून 2013 में महाराजगंज संसदीय उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह के चुनाव प्रबंधक थे। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसी शाम उन्हें नालंदा से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया था। देखिए, कुछ मामले में तो
पार्टी नेतृत्व को भी अंधेरे में रखा जाता है। यही मैं आपसे पूछना चाहता था। तो क्या आप मानते हैं दिलीप चौधरी साहब की पार्टी के नेतृत्व को बिहार की तरफ से अंधेरे में रखा जा रहा है? हाँ, राहुल गांधी थाईलैंड नहीं, बनारस चले जाएं, कहीं चले जाए, दुनिया चले जाए, कुछ नहीं होने वाला है। वो कहाँ गए थे तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। आपका भी मामला कांग्रेसी है। नहीं, दिल बड़ा तो कीजिए। वो चिंतन मंथन अपना कुछ करने के लिए कोई भी बड़े नेता जो हैं सो बीच में अंधेरे में है पार्टी चली, राहुल गांधी हटाते, अंधेरे में पार्टी को रखा जाता है कांग्रेस को। नहीं, आप ये स्वीकार करेंगे? मैंने जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसको सही लोग फीडबैक नहीं दे पाते हैं। चलिए, तो कम से कम एक स्वीकारोक्ति दिलीप चौधरी साहब की तरफ से जरूर है कि केंद्रीय नेतृत्व को बिहार कांग्रेस के कुछ नेता सही फीडबैक नहीं देते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ है ये आगे बात करेंगे। बहुत छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। कांग्रेस की परिस्थिति बिहार में क्या है उसका डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। कुछ आंकड़े हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हमारे साथ दिलीप चौधरी साहब, एमएलसी कांग्रेस के, संजय सिन्हा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। संजय सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी आंकड़े जो हैं या पिछली जो स्थिति रही है कांग्रेस की, उसके आधार पर अभी भी कांग्रेस की स्थिति वही है जो साल भर पहले थी, 2 साल पहले थी, और इस चुनाव में बहुत ज्यादा चमत्कार की उम्मीद कांग्रेस इन चीजों के आधार पर तो नहीं ही कर सकती? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा कि 1990 से लगातार इनकी ताकत घटते जा रही है और आज तो ये एक बिल्कुल दुर्बल और बहुत कमज़ोर एक पार्टी के रूप में बिहार में जाने जाते हैं। इनकी खासियत यही है कि ये जोड़ किसी पार्टी के साथ अच्छा लगे, इनकी यही खासियत है। आज धर्मनिरपेक्ष एक ग्रुपिंग बनी है, उसमें कांग्रेस एक अपना योगदान दे रही है, उनके साथ जुड़ करके एक गठबंधन को मजबूत कर रही है, मगर खुद अपने बलबूते पर वो लगता है कि इच्छा शक्ति भी वो खो दी है कि अपने पांव पर मुझे खड़ा होना है और कम से कम मजबूती यहाँ से बातें होती है। जैसे पिछले ही लोकसभा चुनाव में जब अच्छा परिणाम नहीं आया, यहाँ प्रदेश नेतृत्व खास करके उस बात को बहुत बढ़ चढ़ करके वो बोला कि हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, इसके लिए और भी कुर्बानी करनी पे, और भी बुरा हाल हो तब भी हमें कोशिश करना चाहिए, खुद अपने पाँव पर है। तो कांग्रेस का जो ये बोरो फॉर्मूला है, आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस को ले डूब रहा है बिहार में? ये बोरो फॉर्मूला कांग्रेस का, एमएलसी चुनाव हो, एमपी चुनाव हो, विधानसभा हो, हर जगह दूसरे का उम्मीदवार ले आइए। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल अब लोग भी जानने लगे कि इनका अपना नहीं और दूसरे पार्टी से लेके आ रहे हैं, तो ये तो आपके कमजोरी को और भी दर्शाता है कि आपके पास जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं है। तो इसलिए बिहार में बहुत ज़्यादा गंभीरता से आपको नहीं, हाँ आप जरूर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस को यहाँ प्रदेश में जीवित रखते हैं, मगर जीवित रखने में और पार्टी के आगे बढ़ने में तो बहुत फर्क है ना संजय सर? बिल्कुल फर्क है। दिलीप चौधरी साहब से इसलिए एक सवाल मेरा तथ्यों के आधार पर होगा। एक उदाहरण मैंने आपको आशीष रंजन सिन्हा साहब का दिया था, एक उदाहरण मैं और देता हूं पूर्णमासी राम साहब का। पूर्णमासी राम साहब जेडीयू से निकाले गए, उसके बाद कहां पहुंचे? वो आरजेडी की शरण में चले गए, और आरजेडी की शरण में जाते के साथ क्या हुआ? कांग्रेस की टिकट पर वाल्मीकि नगर से मैदान में उतर गए, और वाल्मीकि नगर के जो नेता थे वो हाय तौबा मचाते रह गए। आप क्या फिर ये नहीं मानेंगे कि ऐसी स्थिति कांग्रेस के अंदर रही है? देखिए, पूर्णमासी राम जी के बारे में मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस के ही पृष्ठभूमि के लोग हैं और राजनीति में इधर जाना उधर जाना ये सब लगा रहता है, लेकिन आशीष रंजन सिन्हा जी और पूर्णमासी राम जी में अंतर है। पूर्णमासी राम जी पूर्व से भी कांग्रेस में रहे हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। वो जरूर जनता दल यू से निकाले गए, आरजेडी में गए, लेकिन जब वो कांग्रेस में फिर लोगों से ये कहा कि मैं अपने पुराने घर में लौटना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब ठीक है, सब स्टीरियोटाइप बयान है। क्या आप मानते दिलीप सर कि ऐसी चीजों से नुकसान होता रहा है, और अगर ये कंटिन्यू करता है अगले विधानसभा चुनाव, देखिए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल बाहरी उम्मीदवारों से गिरता है जी, और गिरा है कि नहीं है? गिरा भी है, गिरा है। लेकिन कांग्रेस जो राजनीति की पृष्ठभूमि होती है और कुछ राजनीति में समय कराता है, तो गठबंधन का जब हम राजनीति करते हैं तो आदान प्रदान और आपस में कुछ तालमेल से, विचार विमर्श से उनके उम्मीदवार भी मान लीजिए जो उनके साथ रहे हो। दो चीजें आपने कही ईमानदारी से इस पूरे 20 मिनट के बहस में, दो चीजें आपकी ईमानदारी से रही हैं। एक आपने कहा कि कांग्रेस की जो हरकतें रही हैं, और हरकतें शब्द जानबूझकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, हरकतें जो रही हैं कांग्रेस की, उसकी वजह से एक आम कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है,
और दूसरी बात भी आपने स्वीकारोक्ति की थी, जिसको रिपीट करूंगा तो आप ही खतरे में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप चौधरी साहब, आप आए, आपने चर्चा की। संजय सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार, आप भी आए। धन्यवाद, आपको भी अच्छा लगा धन्यवाद। कि आप दोनों आए यहाँ पर, और कुल मिलाकर जो कांग्रेस की स्थिति है वो कांग्रेसी ही आपको समझा रहे थे। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।